अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो नॉर्मली रेशोज़ जो है वो हमारे दिमाग में आते हैं। तो पहले जो है मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ इस टॉपिक की एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इस दफ़ा आई पर्सनली फ़ील, मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक का जो है चूँकि लास्ट टाइम जो है 18 से 20 मार्क का जो है इस टॉपिक से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल आया है। सो इस दफ़ा आई पर्सनली फ़ील के शॉर्ट क्वेश्चन में जो है एग्ज़ामिनर शायद ये पूछ सकता है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस टॉपिक। देखें, एग्जामिनर ना दो किस्म के सवाल जो है वो आपसे इस टॉपिक के हवाले से पूछ सकता है। एक तो आपसे जो है कैलकुलेशन रेशो की करवाएगा। फॉर एग्जांपल द डेटा वुड बी गिवन टू यू एंड यू वुड बी सपोज टू एक्चुअली कैलकुलेट द रेशोज़। और दूसरा ये है कि इंटरप्रिटेशन रेशोज़ की जो है वो इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर करवा सकता है कि यू वुड बी गिवन टू कंपनीज और यू वुड बी गिवन द डेटा कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस पीरियड्स एंड यू वुड बी सपोज टू एक्चुअली एनालाइज के रेशोज़ जो हैं उनका ट्रेंड क्या है, रेशोज़ अच्छे हैं या कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रही है। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस टॉपिक। अच्छा देखें, जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जिस लेवल पर बना रहे होते हैं, जब हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो शायद 100 में, मिलियंस में होते हैं। बट प्रैक्टिकली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत ज़ख़ीम किस्म के आइटम्स होते हैं जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस में जा रहे होते हैं। सो इतने सारे नंबर्स को इंटरप्रेट करना और वो क्या एक्चुअली जो हैं या दूसरी ज़बान में उनकी तशरीह करना या तर्जमा करना, इट गेट्स बिट डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए दो तीन टेक्निक्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक्स जो हैं वो कहलाती हैं। सो हमारे लेवल पर जो है तीन टेक्निक्स हैं। वन इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, द सेकेंड वन इज़ वर्टिकल एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज़ रेशो एनालिसिस। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट व्हाट इज़ मेंट बाय हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप क्या करते हैं, आप जो है करंट ईयर के डेटा को या किसी भी स्पेसिफिक ईयर के डेटा को बेस ईयर डेटा से कंपेयर करते हैं so that you can analyze the trend against that benchmark data। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2023 में आज खड़ा हूँ और मैं 2022 से कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरी फाइनेंशियल्स में, मेरी सेल्स में कितनी ग्रोथ आई है, मेरे एसेट्स में कितनी ग्रोथ आई है। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना कंपेयर माई 2023 की लाइन आइटम्स और फिगर्स विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज़ 2022 बीइंग माई बेस ईयर। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका ट्रेंड क्या है, आपका ग्रोथ क्या है कंपनी की। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि विद इन इंडस्ट्री आपकी कंपनी अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट पिछले साल से जो है वो बुरा परफॉर्म कर रही है। सो इट्स लाइक कंपेरिजन ऑफ योर स्पेसिफिक ईयर्स डेटा विद दैट ऑफ बेस ईयर और बेंचमार्क ईयर डेटा। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन to the second analysis or second tool, that is vertical analysis। vertical analysis को common size analysis या proportional analysis के नाम से भी जाना जाता है। इस एनालिसिस में आप क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक आइटम के अगेंस्ट आप सारे आइटम्स को जो है आप जो है एज अ परसेंटेज देख रहे होते हैं। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है सेल्स के अगेंस्ट आप दूसरे आइटम्स को देख रहे होते हैं कि दूसरे आइटम सेल्स का कितना प्रोपोर्शन जो है वो कंपोज करते हैं। और नॉर्मली बैलेंस शीट में जो है आप एसेट के अगेंस्ट देख रहे होते हैं वर्टिकल एनालिसिस में। द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट एनालिसिस इज रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में जिन जिन आइटम्स के आपस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स होते हैं आप उनका रेशो निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, इसमें आप देखते हैं कि आप जितनी सेल्स कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। इससे आपको ये पता चलता है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि आप कितनी सेल्स करके कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो रेशो एनालिसिस का फ़ायदा ये है कि आपको वो फिगर्स जो नॉर्मली नंबर्स को देख के आपकी सेल्स हैं लेट्स से बिलियंस में, बट पता चलता है प्रॉफिट जो है वो आपका मिलियंस में या थाउजेंड्स में। तो जब आप इसका रेशो निकालेंगे तो यू वुड गेट टू नो कि भाई ये जो हमें सेल कर रहा हूँ शायद वो सेल मेरी बेमाना सेल है, जो सेल में ना ही करूँ तो बेहतर है क्योंकि मुझे कुछ कमा के ही नहीं दे रही। रेशो एनालिसिस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो साइजेस होती हैं कंपनीज़ का, लेट्स से अगर मैं यूनिलीवर को एक जो है लोकल कंपनी से कंपेयर करना चाहूँ जस्ट फिगर्स की बेसिस पे, तो वो मैं नहीं कर सकता। बट रेशो एनालिसिस के अंदर ये जो चीज़ है, जो डिफरेंट साइज़ की कंपनीज़ जो हैं उन वो जो साइज़ वाला फैक्टर है, कंस्टेंट है, वो एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सबको यूनिटरी मेथड पे जो है वो देख रहे होते हो इन द फॉर्म ऑफ रेशोज़।
एक एग्जांपल देखते हैं लेट्स से दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। यू वुड अप्रिशिएट जी इस एग्जांपल को देखने के बाद कि किस तरीके से रेशियो एनालिसिस आर रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स से कंपनी ए है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके 100, अर्निंग्स हैं उसकी 100, सही है। इसी तरीके से जो है एक और कंपनी है, कंपनी बी, उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 500 और अर्निंग्स हैं 1000। अगर आप अपेरेंटली देखें तो आपको शायद कंपनी बी बेहतर लगेगी, सही है ना। या फिर आप बोलेंगे कि भाई ए और बी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो 100 और 10 में बात हो रही है और यहाँ 1000 और 500 में बात हो रही है। बट जब आप इसका रेशो निकाल लेते हैं, ईपीएस जो हमने पढ़ा हुआ भी है, अर्निंग पर शेयर, सो यू वुड बी अमेज्ड कि 100 डिवाइडेड बाई 10 तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाती है 10 रुपया, और कंपनी बी की अर्निंग पर शेयर आ जाती है 2 रुपया। सो नाउ यू आर एबल टू एनालाइज कि कंपनी ए जो है वो कंपनी बी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। सो दैट्स यू नो द बेनिफिट ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन, सो देयर आर 3 मेजर टूल्स। Horizontal analysis in which we compare previous year's figures with that of current year, or vertical analysis in which we actually compare different line items with a specific line item as a benchmark, and in third, the ratio analysis, we actually compare different items with plausible relationship. अच्छा जी, नाउ लेट्स क्विकली डीप डाइव इनटू द रेशो एनालिसिस। जब हम रेशो एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास ये 4 मेन रेशोज़ तो बहुत सारे हैं, क्योंकि प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसी भी आइटम का दूसरी आइटम से हो सकता है, बट 4 ये हमारे मेन रेशोज़ हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, लिक्विडिटी रेशोज़, डेट या सॉल्वेंसी रेशोज़ और वर्किंग कैपिटल रेशोज़। ये जितने भी रेशोज़ हैं, दीज आर यू नो द ब्रॉडर कैटेगरीज। अब इसमें हम लोग डिटेल में एक एक जो है रेशो के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अच्छा जी, नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, वन ऑफ द यू नो द मेन फाइनेंशियल रेशोज़। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 4 मेन रेशोज़ हैं आपके। नंबर 1 इज़ प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। प्रॉफिट टू सेल्स रेशो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि आपने कितनी सेल्स करके कितना प्रॉफिट कमाया। लेट्स से मैं बोलता हूँ मैंने 100 रुपये की सेल की है और मैंने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है ना, तो मेरा जो है 10% का रेशो आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इट डिपेंड्स ऑन कि एग्जामिनर आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। अगर एग्जामिनर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन की बात करे तो आपने इसको ग्रॉस प्रॉफिट को लेना है। अगर एग्जामिनर नेट प्रॉफिट की बात करे, नेट मार्जिन की बात करे, तो आपने जो है क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट इधर लेना है। और अगर एग्जामिनर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बात करे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो आपने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ लेना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि बाज़-औक़ात एग्जामिनर आपसे इंटरप्रेट भी करवाता है रेशोज़ को, तो एक आसान सी आपको मैं टिप दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। जब भी न्यूमिनेटर में प्रॉफिट हो या सेल्स हो या एसेट्स हों, तो जितना न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा ना, उतना कंपनी के लिए रेशो अच्छा होगा। सिमिलरली अगर न्यूमिनेटर में कॉस्ट हो या लायबिलिटी हो या एक्सपेंस हो, तो जितना न्यूमिनेटर कम होगा ना, उतना कंपनी के लिए अच्छा है। तो ये टिप फॉर लाइफ है। इंटरप्रिटेशन जब भी आपको करनी हो तो आपको ये टिप जो है ना बड़ी एक स्टैंडर्ड लाइन होगी। जब भी आपने देखा न्यूमिनेटर में सेल्स या प्रॉफिट हैं, तो जितना ये रेशो ज़्यादा होगा जिस कंपनी का, उस कंपनी के लिए उतना अच्छा होगा। सो इधर इसीलिए मैंने लिख दिया हायर इज़ बेटर। नाउ द नेक्स्ट रेशो अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज कॉस्ट टू सेल्स रेशो। कॉस्ट टू सेल्स रेशो के अंदर आप देखते हैं कि आपका जो कॉस्ट है वो आपकी सेल्स का कितने % कंप्राइज कर रही है, या रेशो क्या है, मिक्सचर क्या है। फॉर्मूला है कॉस्ट टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर कॉस्ट ऑफ सेल्स ही निकलवाए, ही माइट एक्चुअली आस्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का आप रेशो निकालो एज अ कम्पेयर टू सेल। तो आपने एडमिन एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है सेल से, या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो बोल सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का रेशो निकालो एज कम्पेयर टू सेल्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूमिनेटर में चूंकि कॉस्ट आ गई है तो लोअर इज़ बेटर। जितना ये रेशो कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ऑब्वियसली अगर मेरी सेल्स है 100 रुपये की, मेरी कॉस्ट है 20 रुपये की, तो इफ़ेक्टिवली जो है आपका जो है 80% का आप एक तरीके से प्रॉफिट का आपका एम है। अगर प्रॉफिट का आपका जो है, अगर मैं बोलता हूँ 100% की पॉपुलेशन है सेल्स की, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट जो है वो 20% है, 0.2 आ रहा है, 0.2:1। तो 0.8 क्या है, 0.8 प्रॉफिट का आंसर है। इसके बरक्स अगर कॉस्ट ज़्यादा होती, लेट से कॉस्ट होती 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.9:1 का रेशो होता।
तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता। अच्छा जी, नेक्स्ट इज सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो और एसेट्स टर्नओवर रेशो भी जिसको हम कहते हैं। ये रेशो आपको बताता है कि आपने कितना कैपिटल लगा के कितनी सेल्स जनरेट की हैं। इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। अब इधर दो तीन अहम चीज़ें हैं। सेल्स तो हम जानते हैं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपकी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स दोनों का सम करके जो आपका अमाउंट आता है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करके भी निकाल सकते हैं। टोटल एसेट्स में करंट लायबिलिटीज को माइनस करें तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द ईयर जो है कैपिटल इंजेक्ट भी हो रहा होता है, विड्रॉ भी हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लायबिलिटीज पे ऑफ भी हो रही होती हैं। सो इट्स बेटर कि आप एवरेज ले लें। एवरेज आप कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अनलाइक अदर रेशोज, ये जो आपका एसेट टर्नओवर रेशो जो है, जिसको मैं सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी कहता हूं, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स रिप्रेजेंट होता है। इसको मल्टीप्लाई बाई 100 आप नहीं करते। सही है सर? इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, याद रखिएगा सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट टर्नओवर रेशो भी हम कहते हैं। और आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि मैंने आपको टिप बताई भी है कि रेशो कब कंपनी के लिए अच्छा होगा, जब न्यूमिनेटर में अगर सेल्स हैं तो जितना ज़्यादा न्यूमिनेटर होगा उतना बेहतर होगा। द नेक्स्ट रेशियो अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ऊपर जो हम लोगों ने जो है रेशोज निकाले थे, दिस वाज मोर फोकस टुवर्ड्स इंटरनल मैनेजमेंट और इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी और द हायर मैनेजमेंट। ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, दीज आर मोर रेलेवेंट टू द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। ये तीन किस्म के होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE जिसको हम कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड हम सब जानते हैं, और जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड की या इक्विटी की बात हो तो हमेशा एवरेज कैपिटल या इक्विटी रिकमेंडेड होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चूंकि न्यूमिनेटर में प्रॉफिट है तो मैंने आपको जैसा कि टिप दी थी कि अगर न्यूमिनेटर में प्रॉफिट, सेल्स या एसेट होगा तो वो जितना ज़्यादा होगा न्यूमिनेटर उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा है। और इसी तरीके से जो है न्यूमिनेटर में अगर कॉस्ट, एक्सपेंस या लायबिलिटी है तो जितना कम होगा न्यूमिनेटर उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा है। ROCE को आप प्रॉफिट टू सेल्स रेशो जो हमने ऊपर देखा है उसको मल्टीप्लाई बाई अगर एसेट टर्नओवर रेशो करें तो भी आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सही है ना? तो ROCE के दो फॉर्मूले हैं, PBIT डिवाइडेड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट टू सेल्स रेशो इनटू एसेट्स टर्नओवर रेशो। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। दूसरा इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई एवरेज इक्विटी। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि हसन रिटर्न ऑन इक्विटी और EPS में क्या फ़र्क है? EPS का भी तो यही फार्मूला होता था। चूंकि EPS हम पढ़ चुके हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस करते थे, तो वहाँ भी तो डिवाइडेड बाई, तो याद रखिएगा यहाँ डिवाइडेड बाई अमाउंट है, इक्विटी का अमाउंट है। और इक्विटी में रिटेन अर्निंग भी आ जाती है, आपका शेयर प्रीमियम भी आ जाता है, वहाँ सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आते थे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड EPS। सही है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। नाउ द नेक्स्ट रेशियो इज़ रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट जो है वो आपका कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल एसेट से। सही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं रेशो जो है अगर दो कंपनीज़ का दिया जाए तो कौन सी कंपनी का अच्छा होगा? हायर इज़ बेटर। हायर इज़ बेटर क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर में आपका प्रॉफिट है। यानी ऑब्वियस सी बात है 100 रुपये के एसेट लगा के अगर एक कंपनी 50 रुपये का PBIT कमा रही है 50%, और एक कंपनी 100 रुपये लगा के 20 रुपये का PBIT कमा रही है, तो ऑब्वियसली जो 40% कमा रही है 0.4:1 का रेशो है वो कंपनी ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। सो ये आपके जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो टोटल 4 हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स, कॉस्ट टू सेल्स रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स,
एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसके फर्दर 3 रेशोज हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, ROE और रिटर्न ऑन एसेट्स। और मैंने आपको टिप फॉर लाइफ भी दी है कि कौन सा रेशो कब बेहतर होगा, सही है। अगर तो न्यूमिनेटर में प्रॉफिट, सेल्स या एसेट आ रहे हैं तो जितना ज़्यादा ये न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा उतना ये रेशो अच्छा होगा। जब आप दो कंपनीज़ के कंपैरिजन की बात कर रहे हो या पिछले साल से आप करंट ईयर को कंपेयर कर रहे हो। और अगर कॉस्ट, लायबिलिटी या एक्सपेंस है तो न्यूमिनेटर जितना कम होगा उतना वो रेशो बेहतर होगा कंपनी के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के हवाले से क्लैरिटी है। अच्छा जी, नाउ टॉक अबाउट लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो मींस, पहले तो हम समझ लेते हैं लिक्विडिटी का मतलब क्या है। देखें, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कंपनी के पास कितना कैश है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को सेटल कर सके। लिक्विडिटी रेशोज 2 किस्म के होते हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो जो है इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इट शोज कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं कि वो कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को सेटल कर सके। हायर इज बेटर, जैसे कि मैंने आपको टिप फॉर लाइफ दी थी। लेट्स से मैं बोलता हूँ कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो 100 रुपीज़ हैं और कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ 50 रुपीज़ हैं। सो 2:1 का रेशो है, मतलब कंपनी की हर 1 रुपये की, अगर आज कंपनी का दिवालिया निकलता है तो हर 1 रुपये की करंट लायबिलिटी के बस कंपनी के पास 2 रुपये के करंट एसेट्स हैं। इसके बरक्स अगर तो कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो 100 की जगह लेट से 50 होते और लायबिलिटीज़ 100 होती, देन इट वुड हैव बीन द वर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि हर 1 रुपये की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कंपनी को आधे रुपये के एसेट्स कंपनी के पास होते। सो ऑब्वियसली फिर जो है कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशर वाली सिचुएशन हो जाती। क्विक रेशो, अच्छा जैसा कि आपको पता है कि जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स में कुछ ऐसे एसेट्स भी आते हैं जो इजीली लिक्विडेबल नहीं होते, जैसे प्री पेमेंट्स हो गई, इन्वेंट्री हो गई। सो क्विक रेशो इज़ अ फर्दर रिफाइंड वर्जन ऑफ करंट रेशो। क्विक रेशो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्री पेमेंट माइनस करते हैं, फिर करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करते हैं, सही है ना। तो दिस इज मोर कंजर्वेटिव रेशो टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि अगर आज कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो इन्वेंट्री और प्री पेमेंट को हटाने के बाद भी कंपनी फ़ौरन जो है क्या कहते हैं सेटलमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो कर सकती है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ की। इट मीन्स सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि करंट रेशो हमेशा क्विक रेशो से ज़्यादा होगा, आइडियली यस। क्विक रेशो कभी भी करंट रेशो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी रेशोज क्या होते हैं? सॉल्वेंसी का पहले मतलब समझ लेते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब यह है कि कंपनी के पास क्या इतना कैश है, इतनी इस्तात है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को सेटल कर सके। लिक्विडिटी रेशो वाज अबाउट सेटलमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। सॉल्वेंसी रेशो इज़ अबाउट सेटलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, कि कंपनी की इतनी इस्तात है कि कंपनी जो है अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को सेटल कर सके। उसके लिए 2 रेशोज़ हैं, एक है गियरिंग रेशो और एक है इंटरेस्ट कवर रेशो। गियरिंग रेशो को दूसरी ज़बान में लेवरेज रेशो भी कहते हैं और तीसरी ज़बान में डेट टू इक्विटी रेशो भी कहते हैं। इसके 2 किस्म के फॉर्मूले हैं। लॉन्ग टर्म डेट, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसको डिवाइड कर दें इक्विटी कैपिटल से, इक्विटी से, सो यू वुड गेट द सिनेरियो और रेशो। या दूसरा इसका एक और फार्मूला है, लॉन्ग टर्म डेट को आप इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट दोनों के सम से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एनालाइज करके मैं बता देता हूँ। लेट्स से कंपनी है जिसकी इक्विटी जो है वो लेट्स से 100 है और डेट है 50 का, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी की जितनी भी फाइनेंसिंग हुई है लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी के नाम पर, तो कंपनी के पास, कंपनी ने जितनी भी फाइनेंसिंग ली हुई है उसमें से 1 रुपया खुद का है और 0.5 किसी और का। ये क्या शो करता है? ये शोज कि कंपनी की गियरिंग या लेवरेज पोजीशन जो है कितनी अच्छी है, क्योंकि लेवरेज पोजीशन, गियरिंग रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए मुश्किल होगा कि वो आगे लोन ले सके। यानी एक कंपनी है जिसका 1 रुपया लगा हुआ है और उसने जो है उसके 5 टाइम्स जो है उसका लोन है, तो ऑब्वियसली जो छठा बंदा लोन देने के लिए जाएगा तो वो 10 दफ़ा सोचेगा कि भाई अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो कंपनी के खुद के पास तो उसका 1 रुपया लगा हुआ है और 5 रुपये किसी और के लगे मैं और छठा में भी लाइन में लग जाऊं। सो गियरिंग रेशो जितना ज़्यादा होगा कंपनी के लिए लोन लेना उतना मुश्किल होगा। गियरिंग रेशो जितना कम होगा, यही वजह है क्योंकि मैं खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। सो गियरिंग रेशो इज़ वन ऑफ द की और मेन फैक्टर जिसकी बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि कंपनी को लोन देना है या नहीं देना और कंपनी के ऊपर कितना एक्सपोजर लेना है।
सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि गियरिंग रेशो जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। नाउ कम्स इन द इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो इट एक्चुअली शोज कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या इंटरेस्ट जितना कंपनी को पे करना है क्या उसको कवर करने के लिए जो है पूरा है, सफिशेंट है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है 3 रुपये का और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 12 रुपये का। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट 4 टाइम्स है, कि ऐसे अगर 3 करके इंटरेस्ट मुझे अगर 4 दफ़ा भी पे करना पड़े तो मैं पे कर सकता हूँ। तो इंटरेस्ट कवर रेशो जितना आपका ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। अच्छा, अगर एक और कंपनी है जिसका PBIT 1 रुपया है और इंटरेस्ट जो है वो 3 रुपये देने, तो जाहिर सी बात है लेंडर के लिए इट्स अ रेड फ्लैग। द लेंडर और द जो है इन्वेस्टर वुड बी लाइक कि भाई अगर मैं जो है इस कंपनी को लोन देता हूँ तो ये कंपनी जो प्रॉफिट ही इतना नहीं कमा रही तो वो इंटरेस्ट मेरा क्या पे करेगी। प्रिंसिपल तो सही है, मगर ऑब्वियसली जो है एवरी इन्वेस्टर वांट्स कि भाई उसको रिटर्न मिले, सिर्फ प्रिंसिपल थोड़ी ना चाहिए होता है। सो वही मेरा रूल कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये रेशो अच्छा है या बुरा है। तो आसान सी चीज़ है, जितना आपका न्यूमिनेटर इंटरेस्ट कवर का ज़्यादा होगा, सही है, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। टिप फॉर लाइफ बाय मारफानी याद रखिएगा। रेशो एनालिसिस के अंदर जब इंटरप्रिटेशन की बात आए तो ये टिप है, इसको आपने लाजमी याद रखना है जो मैंने आपको बताई है कि जब भी न्यूमिनेटर में सेल्स, एसेट या इनकम हो तो जितना वो रेशो ज़्यादा होगा कंपनी के लिए उतना अच्छा है, और जब भी न्यूमिनेटर में कॉस्ट, लायबिलिटी, एक्सपेंस हो जितना वो रेशो कम होगा उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। अच्छा देखें, बाज़ औक़ात ना एग्जामिनर जो है वो रेशोज़ की इंटरप्रिटेशन पे बात करता है। कैलकुलेशन का तो मसला नहीं है, कैलकुलेशन जो है वो तो आप फार्मूले अगर आपको याद हो, सही है, तो वो आप कर सकते हैं। जब भी इंटरप्रिटेशन की बात हो तो ये टिप मैं दे रहा हूँ, ये मैंने इंडिविजुअली अपने लेक्चर्स में भी बताई है, जस्ट टू री एम्फेसाइज। रेशो की जब भी इंटरप्रिटेशन आए तो ये टिप है जो आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह इससे आपका जब भी इंटरप्रिटेशन का मसला होगा तो काफ़ी हल हो जाएगा, सही है ना। आपको भले नहीं भी समझ में आ रहा हो रेशो, तो आपने बस एक चीज़ देख लेनी है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, और आपने अकॉर्डिंगली लिख के आ जाना है। देखिए कोई भी रेशो होगा ना, हम जितने भी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो देखें, वर्किंग कैपिटल रेशो देखें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखें, लिक्विडिटी रेशो देखें, तो रेशो में आपने न्यूमिनेटर को देखना है। न्यूमिनेटर में अगर एसेट, प्रॉफिट या सेल्स हैं तो न्यूमिनेटर जितना ज़्यादा होगा ना, जितना रेशो वो ज़्यादा होगा, जब न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेशो का नंबर भी ज़्यादा होगा, वो कंपनी के लिए अच्छा है। इसके बरक्स अगर किसी भी रेशो के अंदर न्यूमिनेटर में कॉस्ट है या लायबिलिटी है या एक्सपेंस है तो वो रेशो जितना कम होगा ना कंपनी के लिए उतना अच्छा है। एक कंपनी है उसका प्रॉफिट टू सेल्स रेशो आ रहा है, प्रॉफिट है 50 का, सेल्स है 100 की, 50% रेशो आ रहा है। और एक और कंपनी है उसका प्रॉफिट है 10 का, सेल्स है 100 की, तो 10% रेशो आ रहा है। तो मुझे बताएं कौन सी कंपनी अच्छी है? 50% वाली कि 100 रुपये कमा सेल्स करके 50 रुपये अर्न कर रही है प्रॉफिट। इसके बरक्स गियरिंग रेशो, एक कंपनी है गियरिंग रेशो में न्यूमिनेटर में आपको पता है लायबिलिटी आती है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इस चीज़ को मैं साबित करना चाह रहा हूं। या कॉस्ट टू सेल्स रेशो आप ले लें, कॉस्ट है 50 रुपये की, सेल्स हैं कंपनी की 100 की, तो 50 ओवर 100 0.5 जो है कॉस्ट का आपका जो है कॉम्पोजिशन है। इसके बरक्स एक कंपनी है, कॉस्ट है 10 रुपये की, सेल्स हैं 100 रुपये की, तो 0.1 का रेशो है। सो पहली वाली जो कंपनी है वो बुरा परफॉर्म कर रही है, क्यों? क्योंकि 100 रुपये की सेल्स करके सिर्फ 50% का प्रॉफिट है, क्योंकि 50% तो कॉस्ट है। इसके बरक्स दूसरी कंपनी जो सिर्फ 10% का कॉस्ट का रेशो है, तो बाकी 90% क्या है? प्रॉफिट है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। थैंक यू।